हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ ये क्राइम बेस्ड और थ्रिलर बेस्ड सीरीज़ है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड। मेरे रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, इसे ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें एक वॉल्टर वाइट नाम का कैरेक्टर है जो स्कूल में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाता है। उसका लंग कैंसर डायग्नोज होता है और वो भी स्टेज 3। उसके पास ज़्यादा समय नहीं है जीने के लिए। उसे अपनी प्रेग्नेंट बीवी और लड़के की चिंता हो जाती है कि अगर वो मर जाएगा तो उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी। इसलिए वो अपने एक पुराने स्टूडेंट के साथ मिलके सबसे प्योर ड्रग मैन्युफैक्चर करता है बाज़ार में बेचने के लिए। कहानी की बात करते हैं अब। तो सबसे पहले तो न्यू मैक्सिको स्टेट के बारे में बता देता हूँ। ये सीरीज़ एक्चुअली न्यू मैक्सिको स्टेट में बेस्ड है। ये स्टेट यूएसए में है, ना कि मैक्सिको में। तो एक्चुअली में नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ है। उसमें से एक है यूएसए और मैक्सिको नाम की एक अलग कंट्री है। इसकी हिस्ट्री में हम नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए कि एक अमेरिकन मैक्सिकन वार हुआ था 1848 में और वो अमेरिका ने जीत लिया था और उसी में न्यू मैक्सिको अमेरिका का पार्ट बन गया था। ये 1912 में 47th स्टेट डिक्लेयर हुआ था यूएसए का और न्यू मैक्सिको के बॉर्डर के साथ मैक्सिको कंट्री लगता है। एनीवे, हम ये ज्योग्राफी की बात करने नहीं आए हैं। हाँ, तो मैंने इलीगल ड्रग्स के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था नार्कोस के रिव्यू वाले एपिसोड में। सो अब आपको पता ही है कि वॉल्टर वाइट क्या काम करता है अपनी फैमिली सिक्योर करने के लिए, ताकि उनके पास उसके मरने के बाद पैसों की कमी ना हो और वो लोग अपना जीवन अच्छे से काट सकें। तो जो ड्रग वो इसमें मैन्युफैक्चर करता है या बनाता है उसका नाम है मेथाम्फेटामीन और इसी से वो क्राइम की दुनिया में एंटर करता है। और फिर इसमें दिखाया है कि कैसे वॉल्टर वाइट क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में सभी क्रिमिनल से डील करता है और वहाँ कैसे ड्रग्स का कारोबार किया जाता है। और एक रीज़न और भी है उसका ये सब करने का। एक्चुअली में वो बहुत ही क्वालिफाइड और जीनियस टीचर है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है। स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ाता है वो एज ए टीचर, उसमें बहुत कम सैलरी है और वो निराश भी रहता है अपनी ज़िंदगी से। तो इसलिए उसको लगता है कि उसके पोटेंशियल की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपनी वैल्यू बनाने के लिए वो क्रिमिनल दुनिया में घुसता है और वो अपने एक पुराने स्टूडेंट के साथ क्राइम की दुनिया में एंटर करता है। उसका नाम है इसमें जेसी पिंकमैन और उनका किरदार निभाया एरन पॉल ने। और दोनों की एक्टिंग ब्रायन क्रैन्स्टन और एरन पॉल की बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्रायन क्रैन्स्टन ने वॉल्टर वाइट का किरदार निभाया है। और सबसे अच्छी बात है इसमें इन दोनों का डायनामिक। टीचर और स्टूडेंट का डायनामिक कैसा होगा जब वो मिलके काम करेंगे, वो ऑसम दिखाया है इसमें। वॉल्टर जेसी को कई चीज़ों पर डांटता रहता है और आए दिन दोनों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी होता रहता है। ये वाले सीन्स होते सीरियस हैं पर लगते फ़नी हैं। ये दोनों जब एक साथ एक सीन में मौजूद रहते हैं तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं। आप लोगों ने जनरली हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा, लेकिन इसमें वॉल्टर और जेसी की केमिस्ट्री लाजवाब है। खैर, अब मैं ये पहले ही बता देता हूँ कि इसकी रैंक नंबर 2 है टॉप 250 टीवी शोज़ में IMDb रैंकिंग में। तो अब इस शो का लेवल आप समझ ही सकते हैं, इसलिए आज रिकमेंडेशन भी पहले ही मैंने दे दिया था। ये मस्ट वॉच है। इसमें परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब कुछ ऑसम है। इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीवी शोज़ ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है और इसने ढेर सारे अवार्ड्स जीते हैं। एमी अवार्ड्स, सैटेलाइट अवार्ड्स, पीबॉडी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स और भी बहुत सारे, और वो भी बहुत सारी कैटेगरीज में। बेस्ट एक्टर, बेस्ट सीरीज, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा और कहानी की बात करते हैं। वॉल्टर वाइट इसमें जेसी पिंकमैन के साथ शुरू में एक छोटे से व्हीकल के अंदर अपनी लैब सेट करता है और मेथाम्फेटामीन को छोटे छोटे बैचेस में बनाता है। तो ड्रग बनाने के लिए वो एक लैब सेटअप करता है एक व्हीकल में, और मेथाम्फेटामीन जो वो लैब में बनाता है वो हार्डली 1 या 2 किलो ही बना पाता है, क्योंकि छोटी लैब है तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बन सकती। और वॉल्टर ने अपना एक दूसरा नाम रख लिया था जो था हाइजनबर्ग, अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए। अब वॉल्टर ने जिस व्हीकल में लैब सेट कर रखा था उसको कहते हैं अंग्रेजी में RV, यानी कि रिक्रिएशनल व्हीकल। ये काइंड ऑफ घर जैसा ही होता है। इसमें एक छोटा सा बेडरूम, छोटा सा बाथरूम और छोटी सी किचन होती है और ये सब एक व्हीकल के अंदर होता है, तो इसको ड्राइव करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो वॉल्टर और जेसी इसे शहर से बाहर ले जाते थे, क्योंकि मेथाम्फेटामीन बनाना बहुत ही खतरनाक काम होता है।
इसको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स या रसायन बहुत ही जहरीले, जल्दी आग पकड़ने वाले और धमाका करने वाले होते हैं। तो किसी की जान को खतरा ना हो और ना ही पुलिस को इसके बारे में पता चल सके, इसलिए ये दोनों उस लैब को ड्राइव करके शहर के बाहर ले आते थे और वहाँ ड्रग्स बनाते थे। दोनों पूरी सेफ्टी के साथ मुंह पर मास्क वगैरह लगा के और सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके फिर काम करते थे। फिर जैसे जैसे ये ड्रग्स बनाने लग गए तो इनका ड्रग बहुत हिट हो जाता है मार्केट में, क्योंकि ये एकदम प्योर ड्रग था। इसका कलर ब्लू होता था। इसकी प्योरिटी ऑलमोस्ट 99.9% थी। इस ड्रग का मार्केट में हिट होने के कारण बाकी जो लोग ड्रग्स बेचते थे उन लोगों का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की प्योरिटी कुछ खास नहीं होती थी। किसी की 50%, किसी की 60%, और अच्छे से अच्छा ड्रग भी 75 to 85% प्योरिटी लेवल पर ही होता था। तो फिर एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर वॉल्टर से संपर्क करता है और उसे एक बड़ी लैब में काम करने का ऑफर देता है, जहां उसे आदमी दिए जाएंगे काम करने के लिए और वो हजारों किलो बना सकेगा ड्रग्स वहां पर, और उसका प्रॉफिट परसेंटेज भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में रहेगा। तो फिर ये दोनों उसमें काम करने लग जाते हैं, वॉल्टर और जेसी। लेकिन इस प्योर ड्रग्स के चलते इन दोनों का बहुत लोगों से आमना सामना होता है। कभी डीईए से, डीईए माने ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मैंने आप लोगों को नार्कोस वाले एपिसोड में बताया था। हाँ, तो वॉल्टर के पीछे कभी डीईए लगा रहता है तो कभी दूसरे ड्रग डीलर्स, लोकल गैंग्स और भी ढेर सारे आपराधिक समाज के लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं, जिसके कारण उसकी लाइफ तो खतरे में रहती ही है, उसकी फैमिली की लाइफ को भी खतरा रहता है। अब हम लोग एक एक करके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। पहला है वॉल्टर वाइट, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया है। दूसरा कैरेक्टर है स्काइलर वाइट का, जिसे निभाया है एना गन ने। वो इसमें वॉल्टर की पत्नी की भूमिका निभा रही है, और जब स्काइलर अपने दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी तब उन्हें पता चलता है कि वॉल्टर को लंग कैंसर है। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता चला जाएगा, स्काइलर को शक होने लग जाता है कि वॉल्टर कहीं कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अब इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। तीसरा कैरेक्टर है जेसी पिंकमैन का, जिसे निभाया एरन पॉल ने। इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। तो जेसी अपनी लाइफ में पूरी तरह से फेल हो चुका है। वो हर समय ड्रग्स के नशे में रहता है और ड्रग्स डील भी करता है। वो एक छोटे लेवल पर ड्रग्स बेचता है लोगों को, और वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। ड्रग्स में डील करने के कारण ही वॉल्टर जेसी से कांटेक्ट करता है, क्योंकि वॉल्टर जब अपना पहला ड्रग बनाता है तो उसे मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए वो जेसी से कांटेक्ट करता है। फोर्थ कैरेक्टर है हैंक श्रेडर का, जिसे निभाया है डीन नॉरिस ने। वो इसमें वॉल्टर और स्काइलर के ब्रदर इन लॉ का किरदार निभा रहे हैं, और वो इसमें एक डीईए ऑफिसर हैं। इसमें हैंक को पता नहीं है कि वो जिस क्रिमिनल को ढूंढ रहा है वो उसके परिवार से ही है, लेकिन वॉल्टर को पता होता है कि हैंक उसी को ढूंढ रहा है। फिफ्थ कैरेक्टर है मरी श्रेडर का, जिसे निभाया बेट्सी ब्रेंट ने। वो इसमें स्काइलर की सिस्टर बनी है, और उसको इसमें क्लेप्टोमेनियक दिखाया है। क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी है जिसमें इंसान कहीं से भी कुछ भी सामान उठा लेता है बिना उसके ओनर से पूछे। काइंड ऑफ चोरी ही हो गई। और क्लेप्टोमेनियक्स का कहना है कि वो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने ऐसा कर दिया, और ये एक बीमारी है उन्हें। लेकिन कौन सच बोल रहे हैं कैसे पता लगाएंगे। एनीवे, मरी थोड़ी सी मुंहफट है इसमें, उसके मन में जो भी आता है वो बोल देती है। छठा कैरेक्टर है वॉल्टर वाइट जूनियर का, जिसे निभाया आरजे मिट ने। वो इसमें वॉल्टर और स्काइलर के बड़े बेटे का किरदार निभा रहे हैं। वॉल्टर वाइट जूनियर को इसमें सेरिब्रल पाल्सी है। सेरिब्रल पाल्सी एक बीमारी है जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता है, या ब्रेन के कुछ पार्ट्स को डैमेज हुआ होता है। जो पार्ट्स ब्रेन के मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके चलते एक नॉर्मल इंसान का उठना, बैठना, चलना फिरना या बात करना सब कुछ बहुत ही एबनॉर्मल सा होता है, और उनकी सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। अब ये एक फैक्ट सुनिए, रियल लाइफ में आरजे मिट को सेरिब्रल पाल्सी है, बट रियल लाइफ में उनको यह बीमारी उतना नहीं अफेक्ट करती जितना कि सीरीज में वॉल्टर वाइट जूनियर के कैरेक्टर को करती है। तो मिट एक्चुअली में थेरेपी में जाते थे इसको कंट्रोल करने के लिए, पर इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने थेरेपी में जाना कम कर दिया था ताकि वो कैरेक्टर में ओरिजिनलिटी ला सके। सेवंथ कैरेक्टर है गुस्तावो फ्रिंग का, जिसे निभाया जियान कार्लो एस्पोजितो ने। इसे इसमें एक फास्ट फूड चेन का ओनर दिखाया है, और यही वो ड्रग डीलर है जो वॉल्टर को बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाने के लिए हायर करता है।
और इनकी एक्टिंग के बारे में क्या ही बोलूँ मैं। वॉल्टर और जैसी के कैरेक्टर के बाद अगर कोई कैरेक्टर आप लोगों को पसंद आएगा तो वो यही होगा। इस कैरेक्टर को बहुत ही शांत स्वभाव का दिखाया है और ये कैरेक्टर आगे क्या करेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब इस कैरेक्टर के चेहरे पर कोई टेंशन या कोई शिकन नहीं आती है, लेकिन मन ही मन उसकी क्या प्लानिंग चल रही है वो जब गस फ्रिंग एग्जीक्यूट करता है तो आप लोग एकदम हैरान हो जाएंगे। और इसे बहुत ही डार्क और पावरफुल कैरेक्टर दिखाया है। 8th कैरेक्टर है सॉल गुडमैन का। इसके बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि सॉल के ऊपर एक अलग स्पिन ऑफ बना है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल, और उस सीरीज़ का नेक्स्ट ही एपिसोड में मैं रिव्यू डालूंगा, तो उसमें आपको इस कैरेक्टर के बारे में पूरी तरह से पता चल जाएगा। 9वां और लास्ट कैरेक्टर है माइक हरमन ट्राउट का, जिसे निभाया जोनाथन बैंक्स ने। वैसे तो ये कैरेक्टर भी अच्छे से बेटर कॉल सॉल में दिखाया गया है, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसमें एक क्लीनर और हिटमैन का किरदार निभा रहे हैं। ये गस के लिए काम करते हैं। क्लीनर का मतलब जो क्राइम होने के बाद उस क्राइम सीन से सारे सबूत मिटा देते हैं, और हिटमैन मतलब जो मर्डरर्स या किसी को मारने के लिए हायर किए जाते हैं। इनके बारे में और बेटर कॉल सॉल के रिव्यू वाले एपिसोड में बात करेंगे। और मुझे ये कैरेक्टर भी बहुत पसंद आया क्योंकि इस कैरेक्टर को भी बहुत क्लेवर, इंटेलिजेंट और लॉजिकल दिखाया है। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो विंस गिलिगन को मेरा सैल्यूट है। उन्होंने जिस स्टाइल से कहानी को पेश किया है वो बहुत ही यूनिक है। मतलब ये सीरीज स्लो पेस भी नहीं है ना ही फास्ट पेस है, यानी कि कहानी में आप बोर भी नहीं होंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। हर सीन पर, हर कैरेक्टर पर, हर छोटे छोटे सब प्लॉट्स पर और ओवरऑल कहानी पर एकदम अच्छे से ध्यान रखकर उसे शूट किया गया है। हड़बड़ी वाला काम नहीं है इसमें, एक एक पहलू को अच्छे से समझाया जाता है इसमें, और आपको ये सीरीज़ कहीं से भी बोर नहीं करेगी। और ये सीरीज़ ऐसी है कि ना तो आपको इसको बिंज वॉच करने का मन करेगा, लेकिन इतनी क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि अगले एपिसोड में क्या होगा। बहुत ही आराम से अपना टाइम लेके ये सीरीज़ की कहानी को दिखाया गया है। सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप किया गया है, और फर्स्ट सीज़न में जैसे कैरेक्टर्स हैं और लास्ट सीज़न में जैसे कैरेक्टर्स हो जाएंगे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा। लेकिन ये ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया यह आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गया कैरेक्टर्स में। और विंस गिलिगन ऐसा ही करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि जनरली टीवी शोज़ में कैरेक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी में कुछ खास चेंज नहीं आता सीरीज़ के अंत तक। लेकिन वो इसमें फर्स्ट सीज़न के कैरेक्टर को पूरी तरह बदल देना चाहते थे लास्ट सीज़न तक। ये बहुत रिस्की होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया। और हाँ, एक बात और, विंस गिलिगन द एक्स फाइल्स वाली सीरीज़ के राइटर रह चुके हैं, और एक्स फाइल्स का रिव्यू मैंने पहले ही दे दिया है। अब ये सुनिए, विंस गिलिगन एक्स फाइल्स के बाद अनएम्प्लॉयड हो गए थे, यानी कि जब एक्स फाइल्स ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो बेरोज़गार हो गए थे। उनके साथ एक और राइटर काम करते थे जिनका नाम था थॉमस श्नॉज, तो वो भी बेरोज़गार हो गए थे। तो विंस ने ऐसे ही मजाक में एक दिन थॉमस से कहा कि हम दोनों को ना एक मैथ लैब में, जो कि एक आरवी में बनी हो, उसमें डाल देना चाहिए, और फिर हम दोनों खूब सारा ड्रग्स बनाएं और उसे बेचकर पैसे कमाएं। फिर उन दोनों को लगा कि ये तो एक शो बन सकता है, और उन्होंने इस आइडिया को सबसे पहले सोनी पिक्चर्स टेलीविज़न को पिच किया। उनको ये आइडिया अच्छा लगा तो उन्होंने बहुत सारे नेटवर्क से मीटिंग फिक्स की। शो टाइम नेटवर्क ने मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी वीड्स नाम का शो उस पर चल रहा था, और उनको लगा कि ये वही सेम कंसेप्ट है। लेकिन विंस ने उनसे कहा कि थोड़ा सा डिफरेंट है और ये शो बहुत हिट होगा, पर शो टाइम नहीं माना। फिर उन्होंने HBO और TNT नेटवर्क्स से संपर्क किया, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर FX नेटवर्क के पास गए और FX को ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन उस वक्त FX पर एक डर्ट नाम का शो शुरू हो रहा था जिसमें लीड एक फीमेल थी, और FX पर ऑलरेडी 3 शोज चल रहे थे जिसमें मेल लीड थे। तो वो ब्रेकिंग बैड को अगर ऐड करते तो 4 शोज हो जाते मेल लीड वाले, इसलिए उन्होंने इसे मना कर दिया और डर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये लोग गए AMC नेटवर्क के पास, और AMC जो है ऑलरेडी ओरिजिनल शोज ढूंढ रहा था अपने नेटवर्क पर दिखाने के लिए। उस पर ऑलरेडी मैड मैन हिट हो गया था। मैड मैन भी बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, उसका रिव्यू भी मैं आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर दूंगा। हाँ, तो फिर AMC ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, और ये सब कुछ करने में लगभग 1 साल लग गया। और फिर सोनी ने AMC के साथ राइट्स डिस्ट्रीब्यूट किए और इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। विंस का कहना था कि उन लोगों को पहले सीजन के लिए 9 एपिसोड्स बनाने का ऑर्डर मिला, और वो लोग पहले सीजन में जैसी या हैंक किसी एक कैरेक्टर को मारने वाले थे, पर फिर एक राइटर्स की स्ट्राइक हुई थी, उस कारण से प्रोडक्शन रुक गया था।
विंस के अनुसार राइटर्स की हड़ताल ने शो को बचा लिया क्योंकि उस दौरान उन्हें सोचने का मौका मिला कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि उनके हिसाब से शो बहुत फास्ट चलता अगर राइटर्स की स्ट्राइक ना हुई होती और ये 3 सीजन्स में ही शायद कैंसिल हो जाता। इसलिए आप देखेंगे फर्स्ट सीजन्स में 9 की जगह सिर्फ 7 एपिसोड्स ही बनाए गए और कहानी को भी चेंज कर दिया गया। और एक बात, पहले ये कैलिफोर्निया में शूट होने वाला था, लेकिन फिर सोनी ने कहा कि इसे एल्बुकर्की में शूट करेंगे क्योंकि वहाँ उनका कम पैसा खर्च हो रहा था, क्योंकि न्यू मैक्सिको की गवर्नमेंट फाइनेंशियल वाइज बहुत सपोर्ट दे रही थी प्रोडक्शन कंपनीज को, और इसका एक एपिसोड प्रोड्यूस करने में $3 मिलियन लगते थे, जो कि बहुत ज़्यादा था किसी शो के लिए एज कंपेयर टू अदर शोज। एएमसी ने सोनी से कहा कि ये शो 3rd सीजन के बाद कैंसिल कर दिया जाएगा, तो फिर सोनी ने एफएक्स से बात की इस बारे में। एफएक्स मान गया 4th सीजन के प्रोडक्शन के लिए। ये सुनकर एएमसी ने कहा कि ठीक है, हम ही प्रोड्यूस कर लेंगे। और फिर नेटफ्लिक्स सोनी के पीछे लगा हुआ था कि हमें ब्रेकिंग बैड के राइट्स चाहिए पहले 3 सीजन्स के, और जब 4th सीजन पूरा दिखा दिया जाएगा नेटवर्क पर तो फिर वो 4th सीजन के राइट्स भी खरीदना चाहेंगे। सोनी मान गया और नेटफ्लिक्स पर पहले 3 सीजन्स आ गए। लोगों ने धड़ाधड़ बिंज वॉच कर दिया पहले 3 सीजन्स और ये बहुत हिट हो गया। अब एएमसी का ये था कि वो 4th सीजन के बाद शो को कैंसिल कर देगा, लेकिन जब नेटफ्लिक्स पर लोगों का रिएक्शन देखा तो फिर इसके 5th सीजन पर प्रोडक्शन की मंजूरी दे दी गई और 5th सीजन इसका लास्ट सीजन बना। विंस का कहना है कि वॉल्टर के किरदार को शुरू में जितना हीरो दिखाया गया है उतना ही वो लास्ट में पहुंचते पहुंचते विलेन बन जाता है। ब्रायन क्रैंस्टन ने काफ़ी वर्क किया है अपने कैरेक्टर पर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, सीजन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आप गौर कीजिएगा कि वॉल्टर के कंधे थोड़े से झुके रहते हैं और सीजन दर सीजन झुके ही चले आते हैं। तो ब्रायन ये दिखाना चाहता था कि वॉल्टर को वो ऐसे पोर्ट्रे करना चाहता था कि जैसे सारी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर है। और इसमें साइंटिफिक एक्यूरेसी के लिए एक कंसल्टेंट भी था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में प्रोफेसर थी। उनका नाम डोना नेल्सन है। उन्होंने खुद ही नेटवर्क को अप्रोच किया था और कहा था कि उनको ये शो बेहद पसंद है और उनको अगर कभी केमिस्ट्री में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उन्हें बुला सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। और एक बात और, लास्ट सीजन तक पहुंचते पहुंचते पर एपिसोड प्रोडक्शन की कॉस्ट $6 मिलियन पहुंच गई थी। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस शो को ज़रूर 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 देखें। ये भी उन वन ऑफ द रेयर शोज़ में से एक है जिसको मैं हाईली रिकमेंड की कैटेगरी में रखता हूँ। सब कुछ ऑसम है इसमें। अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट यह है कि विंस गिलिगन का कहना था कि वो इस शो को बाकी शोज़ की तरह खींचना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे 5 सीजन्स में ही ख़त्म कर दिया। दूसरा फैक्ट यह है कि ब्रायन क्रैंस्टन के रिंग फिंगर पर ब्रेकिंग बैड का टैटू है। तीसरा फैक्ट यह कि एंथनी हॉपकिंस जो कि हॉलीवुड के सुपरस्टार है, उन्होंने इसे 2 हफ्ते में ही पूरा बिंज वॉच कर लिया था। वो इस शो से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक लेटर लिखा ब्रायन क्रैंस्टन को और उसमें उन्होंने उनकी सराहना की उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए और बाकी क्रू की भी खूब तारीफ की उस लेटर में। चौथा फैक्ट यह कि जिन जिन सीन्स में कैरेक्टर्स को नशा करते हुए दिखाया गया है वो लोग उसमें शुगर या रॉक कैंडी स्मोक कर रहे हैं। पांचवा फैक्ट यह है कि सैमुअल एल जैक्सन अपनी निक फ्यूरी वाले आउटफिट में लॉस पोलोस हरमानोस के सेट पर आ गए थे। सैमुअल एल जैक्सन जैसा आप लोग जानते होंगे, निक फ्यूरी जो कि एवेंजर्स वाली मूवी में बने हैं, तो वो लॉस पोलोस हरमानोस के सेट पर आ गए थे। लॉस पोलोस हरमानोस ही वही फास्ट फूड चेन है जिसे इसमें गस्तावो फ्रिंग चलाता है। एक्चुअली एवेंजर्स और ब्रेकिंग बैड का प्रोडक्शन सेट एक ही जगह लगा था, तो सैमुअल ने कहा कि वो निक फ्यूरी की तरह इसमें कैमियो करना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उन्हें मना कर दिया। छठा फैक्ट यह कि सोनी और एएमसी ब्रायन क्रैंस्टन को नहीं लेना चाहते थे वॉल्टर वाइट के रोल के लिए। उन्होंने पहले जॉन क्यूजैक और मैथ्यू ब्रोड्रिक से पूछा था, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। फिर ये रोल ब्रायन के पास गया। हालांकि जॉन क्यूजैक ने 2020 में एक इंटरव्यू में क्लियर किया कि उन्हें कभी भी वॉल्टर वाइट के रोल का कोई ऑफर नहीं आया, और विंस ने भी कहा कि हमने जॉन को कभी पूछा ही नहीं रोल के लिए। सातवां फैक्ट यह कि विंस गिलिगन ब्रायन के सामने कई बार कहते थे कि वॉल्ट का कैरेक्टर दिन ब दिन और बुरा होता चला जा रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि ये सुनकर ब्रायन को बहुत बुरा लगता था। आठवां फैक्ट यह कि गस को सिर्फ 3-4 एपिसोड्स में ही दिखाने वाले थे, लेकिन फिर उनकी एक्टिंग देख के उन्हें 3rd सीजन में 7 एपिसोड्स ऑफर हुए। जियान कार्लो एस्पोजितो ने मना कर दिया और कहा कि मुझे ज़्यादा एपिसोड्स चाहिए। फिर उन्हें 11 एपिसोड्स के लिए साइन कर लिया गया। 9वां फैक्ट यह कि
वॉल्टर की एज इसमें पहले 40 साल दिखाने वाले थे, लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही यंग एज हो गई किसी की लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आने के लिए, इसलिए उन्हें फिर इसमें 50 साल का दिखाया गया है। 10वां फैक्ट यह कि न्यू मैक्सिको में शूटिंग की वजह से पर एपिसोड $1 मिलियन का वहाँ की लोकल इकोनॉमी में बिजनेस होता था। 11वां और आखिरी फैक्ट यह है कि सिर्फ ब्रायन और एरन ही सारे एपिसोड्स में नजर आए हैं, ऑल 62 ऑफ देम। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 9.5 और इसे रेट किया है लगभग 19 लाख लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है। नंबर 2 रैंक पे है ये टॉप 250 शोज में, जरूर देखिए। सिनेमेटोग्राफी, कहानी, एक्टिंग सब कुछ ऑसम है, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बिल्कुल देखिए। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।